नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत माता की जय हो हिंद की सेना। जय हो हिंद की सेना। सर, हमारे जो डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कायदे से भारत ने 3 देशों को हराया है। बॉर्डर एक था, ऑपरेशन भी एक था, लेकिन चाइना को सबसे ज्यादा करारी मात दी है। सर, चाइना सारी खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था, जबकि डीजीएमओ स्तर की बातचीत जो हो रही थी उस वक्त भी जानकारी दे रहा था। देखिए, चाइना के करीब कोई कहता है 115 सैटेलाइट, कोई कहता है 150 सैटेलाइट। मान लीजिए 115 सैटेलाइट की भी बात करें तो सैटेलाइट से हिंदुस्तान के पूरे मूवमेंट, ट्रुप्स मूवमेंट, इक्विपमेंट मूवमेंट, सब पर चाइना की दृष्टि लगी हुई थी और वो रियल टाइम सिस्टम इंटेलिजेंस दे रहा था पाकिस्तान को। और इसीलिए जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात किया तो उसने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा कि हमको पता है कि आप जो वेक्टर को इस्तेमाल करना चाहते हैं हमारे खिलाफ, कृपया वो मत कीजिए। शांति की बात करते हैं हम लोग, सीज फायर करते हैं। इसका मतलब है किसने उसके कान में ये बात डाली कि हिंदुस्तान एक वेक्टर इस्तेमाल करने जा रहा है जो बहुत खतरनाक होगा। स्वाभाविक है, चीन है, चीन का सैटेलाइट हमको सब मॉनिटर कर रहा था। तो एक तो पाकिस्तान तो खाली एक ज्योग्राफिकली, भौगोलिक रूप से युद्ध भूमि था पाकिस्तान, लेकिन उस युद्ध भूमि में कौन कौन सपोर्ट कर रहे थे? चाइना अपना सैटेलाइट के माध्यम से रियल टाइम इंटेलिजेंस, इक्विपमेंट सपोर्ट। 81% जो पाकिस्तान के पास मिलिट्री इक्विपमेंट है वो चाइना का है और करीब 20% या 19% करीब बांग्लादेश में जाता है। तो ये दोनों फकीर देश को तो चाइना अपना इक्विपमेंट बेचता है। तीसरा चीज जो एम था कि चाइना बहुत स्मार्ट गेम खेल रहा था कि इक्विपमेंट उसने पाकिस्तान को दिया और पाकिस्तान को एक लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल किया कि यदि पाकिस्तान उसके इक्विपमेंट को सफलपूर्वक परफॉर्म करने में सफल हो जाता तो वो दुनिया में, अफ्रीका में इस समय ढिढोर पिटा चीन, चाइना कि देखो मेरा मिलिट्री इक्विपमेंट तो बैटल टेस्टेड है और कितना सफल इक्विपमेंट है, इसलिए तुम हमसे खरीदो। लेकिन उसका बैड लक हुआ कि हमने उसके मिलिट्री इक्विपमेंट की ऐसी धज्जी उड़ाई है कि अब अफ्रीका में कोई नहीं खरीदेगा मिलिट्री इक्विपमेंट। अब पाकिस्तान भी समझ गया है ये चीन सब डुप्लीकेट माल देता है और इसीलिए मुनीर अमेरिका भागा कि हमको आप स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी दो, ये दो, वो दो, मिसाइल दो, क्योंकि वो तो पता चल गया है कि चीन का तो कोई काम करेगा नहीं, हम तो मर जाएंगे। हिंदुस्तान ने इस बार तो छोड़ दिया, अगली बार तो छोड़ेगा नहीं। तो पाकिस्तान सपोर्टेड बाय चीन, सपोर्टेड बाय टर्की। तो टर्की क्या किया? टर्की अपने समझता था कि वो ड्रोन का मास्टर है और वो स्वार्म ड्रोन टेक्निक इस्तेमाल करके किसी भी देश को बर्बाद कर सकता है। उसकी भी जो गिदर भभकी थी वो शांत कर दी गई। उसने जितना भी पाकिस्तान ने ड्रोन चलाया टर्की का, हमने सब ध्वस्त कर दिया, हम किसी को सफल होने नहीं दिए। तो पाकिस्तान, दूसरा सपोर्ट चीन, तीसरा सपोर्ट टर्की। अब लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने इशारों में चौथे देश की भी बात की है और मेरा ख्याल है उन्होंने स्पेल आउट तो नहीं किया, बताया तो नहीं, उल्लेख तो नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है वो अमेरिका की तरफ इशारा कर रहे थे। क्योंकि जो अमेरिका जनरल मुनीर को बुलाता है, लंच खिलाता है और बोलता है कि पाकिस्तान का एयर स्पेस दो, पोर्ट्स दो, एयरपोर्ट दो, एयर स्ट्रिप दो और हमको चीन के खिलाफ अपना मोबिलाइज करने में मदद करो, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं साइलेंटली अमेरिका ने भी पाकिस्तान को मदद किया है। तो हिंदुस्तान खाली पाकिस्तान से नहीं लड़ा है। इस 4 दिन में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान, चीन, टर्की और अमेरिका सबके दांत खट्टे कर दिए और सिर्फ 4 दिन के अंदर, और एक अपना कुछ बाल बांका नहीं होने दिया और पाकिस्तान को पूरी तबाही कर दी। आतंकियों के 9 सेंटर, एयर बेस के करीब 11, उसके बाद संख्या कोई बोल रहा है कि 22 पहुंच गया है। उसके पूरा एयर डिफेंस बर्बाद कर दिया, पूरा पाकिस्तान का एयर स्पेस का लोग मास्टर बन गए सिर्फ 4 दिन के अंदर। आप देखिए, रूस ऐसा पावरफुल देश, यूक्रेन में 3 साल हो गए और 3 साल में अभी भी जंग चल रहा है, अभी भी पॉज नहीं हुआ है। और हमने ऐसी पिटाई की पाकिस्तान की और चीन की और टर्की की और अमेरिका की
कि वो बेगिंग बाउल के साथ आया कि रहम करो भाई, छोड़ दो, शांति की बात करो, सिर्फ 4 दिन के अंदर। और पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड न्यूक्लियर सेट थे, नूर खां का तो सेट उसका था ही नहीं, वो तो अमेरिका का सेट था। और जब नूर खां में अटैक हुआ, अमेरिका के भी कुछ उसमें जो गार्ड कर रहे थे मारे गए हैं। तो ये सब जो न्यूक्लियर सेट है, अब पाकिस्तान में दावे के साथ कह रहा हूं, पाकिस्तान अब न्यूक्लियर स्टेट नहीं है। अब वो चम्मच या चक्कू से लड़ने की कोशिश करें, वो भी हम छीन लेंगे। तो हमने एक दुश्मन को नहीं हराया है, दुश्मन, उसके पीछे उसका फ्रेंड, उसके पीछे उसका फ्रेंड, उसके पीछे एक और नटंकी करने वाला देश अमेरिका, चारों को परास्त किया है और चारों की से नींद हराम हो गई है। सर, एक राणा सनाउल्लाह है जो कि बताया जा रहा है कि सलाहकार हैं शहबाज शरीफ के, वो भी अब इंटरव्यू देते फिर रहे हैं और उनका कहना है कि जब नूर खान एयरबेस पे भारत ने ब्रह्मोस फेंका था, उस वक्त सिर्फ 30 सेकंड थे पाकिस्तान के हुक्मरानों के पास ये जानने के लिए कहीं ये परमाणु हथियार तो नहीं है। तो यानी कि वो खुद ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नूर खान पर जब ब्रह्मोस गिरा तो अफरा तफरी मच गई थी पूरे पाकिस्तान में। देखिए, हमारे पास कई मिसाइल सिस्टम हैं जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड लोड हो सकता है, ये पाकिस्तान को ये बात पता है। तो पाकिस्तान कंफ्यूजन में था कि जो ब्रह्मोस नूर खां की तरफ बढ़ रहा था, क्या उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड लगा हुआ है या नहीं। यदि न्यूक्लियर वॉरहेड लगा होता तो पूरा तरह से बर्बादी होती, ब्लास्ट होता, रेडिएशन होता, कॉन्टेमिनेशन होता, पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो जाता। जैसे हिरोशिमा नागासाकी में आज भी बच्चे जो हैं हैंडीकैप्ड पैदा हो रहे हैं। देखिए कितना 1945 और अभी देखिए 2025, कितने साल हो गए, अभी भी इफेक्ट नहीं गया है। तो पाकिस्तान इस बात को भली भांति समझता है, यदि न्यूक्लियर वॉरहेड नूर खां को टच किया होता और बाकी जो उसके न्यूक्लियर सो कॉल्ड न्यूक्लियर सेट थे, तो ये तो पूर्ण बर्बादी थी। इसीलिए उसके हाथ पांव सूज रहे थे और 30 सेकेंड्स में उसको खाली रिएक्शन टाइम था। और वो उस दुविधा में था कि यदि न्यूक्लियर यदि स्ट्राइक होगा और हम पीछे रह गए तो पूर्ण बर्बादी है। तो ये भय था, ये भय ग्रसित कर रहा था पाकिस्तान को। लेकिन सर, क्या आपको लगता है कि भारत जो कि ये हमेशा कहता रहा है कि वो पहली बार में न्यूक्लियर वेपन कभी इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई और करता है तो रिएक्ट करेगा, लेकिन पाकिस्तान को इतना डर लग गया था कि नूर खान एयरबेस पे जो ब्रह्मोस गिरी है वो हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन के साथ आई हो, इस कदर डर गया था पाकिस्तान? देखिए, एक चोर है ना, वो समझता है कि दूसरा भी हमारे ही भाई है। हिंदुस्तान का चरित्र समझने की जरूरत है। हम लोग, हमारे कथनी करनी में फर्क नहीं है। पाकिस्तान अमेरिका के कथनी करनी में और चीन के कथनी करने में टोटल नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डिवाइड। जब हमारा पॉलिसी है नो फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक, तो अभी तक तो उस पॉलिसी को हमने तोड़ा नहीं है। हालांकि मेरा विश्वास है कि उसको, इस पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत है, ये मेरा विश्वास है। हो सकता है मेरी अप्रिसिएशन गलत हो, क्योंकि दुश्मन को ये पता होना चाहिए कि कभी भी हम उसकी गर्दन दबोच सकते हैं। यदि वो कॉन्फिडेंट है कि फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक उसको करने का उसको लिवरेज है, तो फिर मनमानी करेगा ना। लेकिन उसको डर रहेगा कि इसके पहले वो करे कि हम ही कर देंगे, तो वो खौफ में रहेगा। मेरा ख्याल खौफ जरूरी है। राजकुमार ने एक पिक्चर में कहा था, तुम डर गए मुझे अच्छा लगा। तो पाकिस्तान डर गया तो मुझे अच्छा लगेगा। सर, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान को जब डीजीएमओ स्तर की बैठक चल रही थी उस वक्त भी रियल टाइम वो सैटेलाइट के जरिए पूरी जानकारी चाइना दे रहा था। उन्होंने कहा कि हम एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे और पाकिस्तान को डर था कि अगर ये हमला हो गया तो वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे, इसीलिए उन्होंने सैटेलाइट से जो जानकारी मिल रही थी उसके बाद डीजीएमओ को फोन करके ये गुहार लगाई कि सीज फायर कर लो। देखिए, जब हम करेना हिल्स को ठोक सकते हैं, नूर खां बेस को, न्यूक्लियर सेट को ठोक सकते हैं, तो क्या पाकिस्तान की आर्मी हेडक्वार्टर टारगेट नहीं हो सकती है? क्या आईएसआई हेडक्वार्टर टारगेट नहीं हो सकती है? क्या मुनीर जिस घर में रहता है वो टारगेट नहीं हो सकता है? क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान टारगेट नहीं हो सकता है? हम चाहें तो हो सकता है।
ये दूसरी बात है कि हम नहीं चाहेंगे, लेकिन हमारे पास क्षमता तो है तांडव करने का। ये पाकिस्तान के समझ में आ गई है। एक्चुअली पाकिस्तान और चीन और टर्की और अमेरिका को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हिंदुस्तान को हो क्या गया है। ये आत्मनिर्भर का मोदी जी जो बात किए थे लाल किला के रैंपट से, तो यही राहुल गांधी ने मजाक उड़ाया था। आज देखिए आत्मनिर्भर का क्या कहानी है। टारगेट है 50,000 करोड़ एक्सपोर्ट मिलिट्री इक्विपमेंट, स्पेशली ऑप संदूर के बाद तो हमारे आइटम्स की तो टीआरपी बहुत बढ़ गई है। चाइना के मिलिट्री इक्विपमेंट की टीआरपी घट गई है, और अभी F-35 जो सिनेरियो हुआ है त्रिवेंद्रम में, उसके बाद F-35 का भी टीआरपी घट गया है और हमारा टीआरपी बढ़ गया है। तो अब तो हेवी डिमांड आ रही है, हमको ब्रह्मोस दे दो, हमको आकाश दे दो, हमको ये दे दो, फलाना ठिकाना दे दो। ये यही देश है कि 65% इंपोर्ट कंटेंट करता था मिलिट्री इक्विपमेंट का, और लोग मलाई खाते थे उस समय सरकार में रहने वाले लोग। डीआरडीओ को एकदम खुली छूट नहीं दी थी। अरे डीआरडीओ को तो छोड़ो, सेना को हुक्म था कि जब तक दिल्ली से आर्मी हेडक्वार्टर से रक्षा एमओडी से क्लियरेंस नहीं मिलेगा, आप पाकिस्तान पे गोली नहीं चला सकते। कल पठानिया को मिसाइल सेक्टर में पाकिस्तान पे गोली चलाने के लिए ये बकवास यूजलेस रक्षा मंत्री उस समय का एंटनी ने उसको जेल भेज दिया। कैन यू इमेजिन? देश का रक्षा मंत्री मिलिट्री ड्यूटी करने के लिए एक फुलकर्ण को जेल भेज देता है। मैं एक एंटनी से पूछना था, तुम पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हो या हिंदुस्तान के हो? ये थर्ड क्लास एसएसएल निकम्मे लोग देश के रक्षा मंत्री बन जाते हैं। कल पठानिया, मैं तो बोल रहा हूं, कल पठानिया मिसाइल सेक्टर गोली चलाने के लिए जेल भेज दिया गया, मिलिट्री ड्यूटी करने के लिए। ये तो हालत था इस देश का। और 2014 के बाद देखिए परिवर्तन। मतलब अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। जिस तरह से हम मिसाइल डेवलप कर रहे हैं, जिस तरह से अभी अग्नि 5 का जो मॉडिफिकेशन करके जो उसको नई ताकत दी जा रही है, इनकी तो नींद हराम है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अग्नि 5 का जो रिड्यूस रेंज के साथ जो उसको कैपेबिलिटी दी जा रही है, उसका क्या नतीजा होगा। मोदी जी साइलेंट ऑपरेटर हैं, बहुत परिपक्वता शांति मन से अथाह सागर की तरह तैरते हैं। लोगों को पता नहीं चलता, बोलते नहीं है। एक्शन स्पीक्स, उनके एक्शन बोलते हैं, वो बोलते कम है। सर, भारत के प्रधानमंत्री अभी जैसे 5 देशों के दौरे पर निकले हुए हैं। आप देखो घाना में भी उन्होंने डिफेंस डील की है। अब वो त्रिनिदाद पहुंचे, वहां पर भी हो रहा है। तो अब ब्राजील जा रहे हैं, वहां पर ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है, और ब्राजील भी भारत के बहुत सारे हथियारों को खरीदने के लिए बड़ा इच्छुक है। तो ये सारी चीजें चाइना को तो झटका दे रही है ना, अमेरिका की भी नींद उड़ा रही है, क्योंकि उनको तो लगता है कि वो जो आर्म्स लॉबी है उसी का सब पूरे दुनिया में बोलबाला होना चाहिए, उन्हीं के हथियार सारे देश खरीदें। नेटो के कंट्री भी भारत से हथियार खरीदना चाहते हैं। ये सारी बातें तो सामने आ ही रही हैं। देखिए मोदी जी की ग्रैंड स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूं। उनकी ग्रैंड स्ट्रेटजी है कि चाइना का फोकस साउथ अमेरिका पे है। ड्रग्स का एक्टिविटी, ये एक्टिविटी, सब चक्कर वहां चलता रहता है। अफ्रीका का मिनरल्स, रेयर मिनरल्स, उस पर चीन की दृष्टि लगी हुई है। तो मोदी जी ने कहा ये दोनों तुम्हारा जो कंसर्न का एरिया है वो तुम प्रभाव तुमसे छीनेंगे, वहां हम अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे। कोई देश 57 देश के सालों के बाद प्रधानमंत्री देश का जा रहा है, किसी देश 30 साल के बाद जा रहा है। पहले प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? अंडा बेच रहे थे क्या? और मोदी जी ये कोई विजिट जो आप देखो, ये ठीक है कि त्रिनाद में, भोजपुरी में, ऐसे ऐसे, जैसे बिहार में हम लोग भोजपुरी में ये सब गीत सुनते थे बचपन में, बड़ा मस्ती आता था, झाल बजता था, झूम जाते थे सुन के। वही अनुभव हुआ जब हमने वीडियो पे देखा भोजपुरी में, वही झाल, वही झूमता हुआ चेहरा सब याद आ गया बचपन का। तो मोदी जी जो कुछ दिखता है उसके पीछे जो प्लानिंग है ना, वो समझो आप। जब रॉ मिनरल्स का डील होता है त्रिनाद के साथ, जो सीक्रेट डिफेंस डील्स होते हैं, वो तो पब्लिक डोमेन में मैक्सिमम चीज आएगा नहीं।
लेकिन मोदी जी चाइना का पंख धीरे धीरे काटते जा रहे हैं। जहां जहां उसका इन्फ्लुएंस है वहां उसको कमजोर कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी चाल है, बहुत बड़ी स्ट्रेटजी, ग्रैंड स्ट्रेटजी। और लोग अमेरिका समझता है, चीन भी खूब समझता है कि किससे पाला पड़ा है। देखिए, लोगों को पच नहीं, लोग जान रहे हैं कि मोदी जी को नहीं रोका गया तो हिंदुस्तान वर्ल्ड का सुपर पावर नंबर 1 बनेगा। कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है। तो क्या करो, हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था डमाडोल करो। तो क्या करो, अदानी के खिलाफ बकवास, फॉल्स रिपोर्टिंग कर दो भाई। और उसमें राहुल गांधी इनको ढोल बजाने लग गए भाई। 2-3 महीना तो सिचुएशन बहुत खराब रही ना, शेयर मार्केट हमारा गिरा। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ कुछ स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स में अदानी घुसने वाले थे, वहां कष्ट हो गया। तो ये लोग तो बहुत ही साजिश के साथ हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। और दुख की बात है कि यहाँ के कुछ पार्टी के जयचंद लोग से मिले हुए हैं। ये दुख की बात है। सर, पाकिस्तान को लेकर जिस तरह के खुलासे वहां के लोग कर रहे हैं, वहां के एक पत्रकार है नजम सेठी, उन्होंने खुद कहा है कि पाकिस्तान डर गया था भारत के हमले से और इसीलिए पाकिस्तान ने बार बार गुहार लगाई डोनाल्ड ट्रंप से कि किसी ना किसी तरीके से इस युद्ध को रुकवा दो। और यहाँ पर हमारे देश में बैठे हुए लोग सवाल उठाते हैं कि अरे मोदी ने तो सरेंडर कर दिया, ट्रंप ने कहा इसलिए सीज फायर कर दिया, जबकि वहां के सीनियर जर्नलिस्ट इस तरह की बातें कर रहे हैं तो उनको तो पता होगा ना उनके हुक्मरान क्या गुल खिला रहे हैं। अरे चीज जो राहुल गांधी बकवास करता है, मोदी सरेंडर, सब खाली मतलब क्या करें, ये लोग बकवास करता है सिर्फ, खाली फेक झूठ नैरेटिव। सच ये है कि अमेरिका का इस सीज फायर पॉज में, सीज फायर नहीं कहेंगे, पॉज कहेंगे, क्योंकि ऑफ सिंदूर अभी भी चालू है। ऑफ सिंदूर कभी खत्म नहीं होगा, ऑफ सिंदूर चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान सब आतंकवादियों को हैंडओवर नहीं करता, जब पूरी तरह से आतंकवाद खत्म नहीं करता हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में, तब तक ऑफ सिंदूर चलता रहेगा। मोदी जी ने तलवार पाकिस्तान के गर्दन पे डाल रखी है, हरकत किए कटा, सिंपल। तो तलवार तो हटाया नहीं ना है, तलवार तो यहां रखी हुई है कि तू गर्दन हिला हम काट देंगे। तो ये समझने की जरूरत है कि वो जानता है ऑपरेशन सिंदूर एकदम अभी तक चालू है। शंकर जी ने, मोदी जी ने क्या कहा, मिस्टर वान से बात हुई, तो ये तो कुछ बात ही नहीं हुई। तो कहां मिस्टर ट्रंप खाली झूठ नैरेटिव हुई, वो भी झूठ नैरेटिव करके माइलेज चाहते हैं और नोबेल पीस प्राइज चाहते हैं। काहे का पीस प्राइज? सब अमेरिका सब जगह आग लगाता है, युद्ध करवाता है और पीस प्राइज चाहिए। वारे देश कहा था 1 महीना में सब जगह वो 1 महीना में सब जगह शांति ले आऊंगा। यूक्रेन वार खत्म हुआ नहीं, नया पंगा शुरू हो गया, इजराइल ईरान। क्या है सर, अब तो खबर ये आ रही कि गाजा में वो जो आतंकवादी संगठन है उनके साथ इजराइल का समझौता करवाकर भी अपने लिए क्रेडिट तलाशने की कोशिश में डोनाल्ड ट्रंप। ये अमेरिका कभी विश्व में शांति चाहता ही नहीं है। ओबामा के टाइम पे 6-7 मुस्लिम देशों पे कई हजार मिसाइल दागे गए। कहां अमेरिका ने शांति करवाया? मुझे एक उदाहरण दे दीजिए। और पूरे विश्व में कहां कहां आग लगाया? मैं 50 उदाहरण दे दूंगा। तो अमेरिका कब से शांति प्रिय देश बन गया? तो प्रिय देश, शांति प्रिय देश बन ही नहीं सकता, क्योंकि MI6 मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और डीप स्टेट कंट्रोल करती है। प्रेसिडेंट अमेरिका तो खिलौना है। यदि MI6 के खिलाफ जाओगे तो जिंदगी खतरे में है। जॉन एफ कैनेडी को किसने मारा? MI6 ने मारा अमेरिका की। तो अमेरिका का MI6 तो बहुत पावरफुल है। वो कभी नहीं चाहेगा, एक दुकानदार कभी नहीं चाहेगा कि उसकी दुकानदारी, उसकी बिक्री कम हो। अब बिक्री कब होगी? तो युद्ध होगा। युद्ध होगा तो मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदेंगे, उसका डिमांड होगा। शांति होगा तो फिर काहे के लिए मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदेंगे? तो MI6 क्या करेगा? समोसे बनाएगा, फोक्चा बेचेगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल ने भी कहा कि देखिए 81% जो हथियार इस्तेमाल कर रहा था पाकिस्तान, वो चाइना से आ रहे थे और चाइना के हथियारों की तो धज्जियां हमने उड़ाई दी, तो उनकी तो सर मार्केट वैल्यू वैसे ही डाउन हो गई।
और इसीलिए शायद खिसियाए हुए चाइना ने एससीओ में देखिए किस तरह से बड़ी चालाकी से पहलगाम का मुद्दा भी हटा दिया, वो जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन होना था, और उसमें बलूचिस्तान के मुद्दे को घुसा दिया, एक तरह से पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश की। देखिए, चीन का गेम आपको समझने की जरूरत है। चीन कभी नहीं चाहता हिंदुस्तान शक्तिशाली देश बने, और चीन शुरू से हिंदुस्तान की बेवकूफी रही है। जवाहरलाल नेहरू ऐसे लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई, नतीजा हमने देख लिया। और उसी खानदान का आदमी एमओयू जाके साइन करता है 2008 में। एमओयू आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं है, क्या साइन किया। तो चीन हिंदुस्तान को हमेशा कमजोर करने की इच्छा से रखता था। वो एशिया का सुपर पावर नंबर 1 बनना चाहता है। स्टेप 2 में वो विश्व का सुपर पावर 1 बनना चाहता है। वो अमेरिका को रिप्लेस करना चाहता है। इस पूरे खेल में वो समझता है हिंदुस्तान, स्पेशली मोदी का हिंदुस्तान, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो वो तो चाहता है कि एक कंधा मुझे मिले हिंदुस्तान को परेशान करने के लिए, और कंधा पाकिस्तान है। तो बहुत चालाकी से वो पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट देता है, बेचता भी है, पाकिस्तान का बेवकूफ भी बनाता है, पाकिस्तान को फ्रंट रो में खड़ा करता है, पाकिस्तान के जवान मरते हैं, उसकी इज्जत का फलूदा निकलता है, और चीन तमाशा देखता है। तो ये खेल आपको समझ, चीन कभी नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान मजबूत हो। चीन एक ही भाषा समझता है, जब उसकी पिटाई लगती है तो शांति की बात करता है। गलवान उदाहरण है, वो खाली शक्ति का सम्मान करता है चीन। तो हमको तो उसको चाहिए पेट में लात मारो, उसकी आर्थिक व्यवस्था बर्बाद करो। और चीन की तो एज इट इज बहुत हालत खराब है। अभी जीपिंग सत्ता में कब तक रहेंगे भगवान जाने, उनकी तो गद्दी हिल रही है। तो ये आप पूरा जो जियो स्ट्रैटेजी है ये समझने की जरूरत है। और इस खेल में अमेरिका भी कूद गया है, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि पहले तो अमेरिका टकरा रहा था रूस और चीन से, अब तो एक और पावर सेंटर इमर्ज कर गया है, सुपर पावर हिंदुस्तान। अब इससे भी कंपटीशन है। तो भाई इसको नीचे दिखाओ। आप देखिए F-35 वो कहते हैं स्टिल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट। काहे का स्टिल्थ? स्टिल्थ मतलब कोई रडार पकड़ नहीं सकता। हमने तो पकड़ लिया, हम तो पकड़ लिया, हमने तो लॉक कर दिया। उसको तो फोर्सिबली लैंड करना पड़ा। ब्रिटेन के इंजीनियर्स आए, उसको अनलॉक नहीं कर पाए, हमारे इंजीनियर्स ने कर दिया अनलॉक, ऑपरेटिव भी कर दिया। ट्रंप ने C-17 भेजा, इसको फाइटर 35 को उठाओ और अमेरिका ले आओ, मोदी जी ने मना कर दिया। आप हिंदुस्तान की ताकत देखिए कि प्रेसिडेंट अमेरिका को ऐसा चांटा मारा है F-35 के केस में कि पूछिए मत। सर मार्केट खराब होगी। अमेरिका तो पता नहीं किस किस देश को बेचना चाहता था, भारत को भी बेचना चाहता था। तो सबसे बड़ी बात है कि स्टील्थ फाइटर है, वो है ही नहीं। दूसरी बात है कि 5th जनरेशन है फाइटर जेट, वो है ही नहीं। तो है क्या? और सबसे बड़ी बात है, हमने बहुत अच्छा फैसला लिया कि F-35 नहीं खरीदेंगे। देखिए F-35 अमेरिका का प्रॉब्लम है कि यदि आप उससे F-35 खरीदते हैं तो जो बहुत ही फाइनल कमांड कंट्रोल सिस्टम है वो अमेरिका के कंट्रोल में रहेगा। उसका जो कोड वगैरह है वो पूरा हैंडओवर नहीं करता। यदि कोड नहीं हैंडओवर करेगा तो हम अपने मिसाइल सिस्टम कैसे लोड करेंगे? यदि हम मिसाइल सिस्टम अपना लोड नहीं करेंगे, मान लीजिए स्कैप लोड करना चाहे, नहीं कर सकते, तो पर फोर्स उसका मिसाइल लोड करना पड़ेगा। तो वो इक्विपमेंट आपको नहीं बेच रहा है, इक्विपमेंट बेच रहा है मेंटेनेंस, ओवरऑल स्पेयर्स, फिर अपना मिसाइल बेच रहा है। और लड़ाई के टाइम में वो आपके इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने से रोक सकता है, क्योंकि कमांड कंट्रोल उसके पास है। तो आपको बाम, तो हम काहे एक ऐसा हथियार खरीदे जो हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते युद्ध में? बिल्कुल, उसके परमिशन चाहिए होगा। तो हम सबसे बेवकूफ हैं, पैसा भी दो, इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो मोदी ने आके गो टू हेल, हमें नहीं चाहिए चीज। Su-57 खरीदेंगे रूस से। ये अभी देखिए वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है और हम एक सुपर पावर की तरह इमर्ज कर रहे हैं। लोगों की नींद नहीं आ रही है। अभी तो आ रहे खेल देखिए ना, अग्नि 5 का मॉडिफिकेशन होने दीजिए, और भी कुछ कुछ 2-3 मिसाइल सिस्टम डेवलप हो रहा है। आगे आगे देखिए, लोगों की अभी तो नींद हराम हुई है, परमानेंटली उनको स्लीपिंग पिल खाना पड़ेगा सोने के लिए, परमानेंटली। या पर सर
ये जो शहबाज शरीफ है ये सऊदी प्रिंस को बार बार फोन कर रहा है कि हम सभी मुद्दों पर बात करेंगे, वो जो वाटर ट्रीटी है, सिंधु वाटर ट्रीटी, उसको बहाल करवा दीजिए, हम जेके के मुद्दे पर बात करेंगे, टेरर पर बात करेंगे। लेकिन उन्हीं का ही वो जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ सर, जिसको मुंह तक नहीं लगाया हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने चाइना में अभी जब एससीओ का समिट हुआ था, वो पीएम मोदी के लिए किस किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है सर? सवाल नहीं पैदा होता है कि पाकिस्तान से किसी चीज पे बात हो, पहला। दूसरा, इंडस वाटर ट्रीटी जो अबेंस में है वो कभी फिर से जिंदा नहीं होगा। तीसरा, हम कोई मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे अमेरिका हो किसी का। चौथा, जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, इसमें किसी का हस्तक्षेप हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। पांचवा, जम्मू एंड कश्मीर पे पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी, बातचीत होगी तो खाली पीओके पे, पीओके कब हैंड ओवर कर रहे हो। छठा, जब तक आतंकवाद पाकिस्तान से हिंदुस्तान एक्सपोर्ट होता रहेगा, कोई ट्रेड नहीं, कोई ये जो नौटंकी सिंगर्स वगैरह आते हैं पाकिस्तान से, कुछ नहीं, कोई एक्ट्रेस वगैरह को बॉलीवुड में एक्टिंग का परमिशन नहीं मिलना चाहिए, कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान में नहीं आ सकता है, कोई वीजा नहीं, कुछ नहीं, ये सब करना पड़ेगा, कोई ट्रेड नहीं। गो टू हेल, तुम मरो और तुमको तरपा तरपा के मारेंगे। बहुत दादागिरी किया कांग्रेस के जमाने में, अब स्वाद चखो, अब स्वाद चखने का टाइम आ गया है। तो इस देश को तो तरपा तरपा के मारना है। बहुत हम लोग के सेना के साथ इसने मिसबिहेव किया है, जो जो हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर बने हैं उसके साथ क्या क्या इसने बिहेव किया है, सोचिए आप। सर तो आप ये यही है। देखिए कि जो आतंकवादी आजकल रैलियां कर रहे हैं और वो बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर खड़े होकर रैलियां संबोधित कर रहे हैं, किससे डर रहे हैं ये लोग? क्या वो जो अननोन गनमैन है उनका डर सताने लगा है अब इनको? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये पहले जो गरज गरज के रैली करते थे, अब बुलेट प्रूफ शीशा में घूम रहे हैं। ये खौफ है हिंदुस्तान का, ये खौफ अच्छा लगा, ये खौफ बनी रहनी चाहिए। ये कावर्ड लोग जब इनको अपने जान पे खतरा नजर आता है तो बुलेट प्रूफ लेते हैं, लेकिन कब तक बचोगे? तुम्हारे टॉप लीडरशिप को तो सब खत्म कर दिया हमारे फ्रेंड्स ऑफ इंडिया। अब यही हाफिज सईद कंपनी 2-3 लोग कुछ बचे हैं, वो भी 72 के पास भेज दिए जाएंगे बहुत जल्दी। देखिए, पाकिस्तान कोई मैच नहीं है हमारा, ये प्रॉक्सी है चीन का, टर्की का और अमेरिका का। ये खेल समझने की जरूरत। हमारा मेन दुश्मन है चीन, दुश्मन नंबर 1। अमेरिका हमारा हितैषी नहीं है, उस पर विश्वास करना घातक होगा हमारे लिए। तो जैसे शिवाजी अफजल खान से मिले थे, टाइगर का नख पहन के और चीड़ दिया था उसको, वही अप्रोच करना पड़ेगा अमेरिका से जब गले मिलते हैं तो। बाघ का नख पहन के हमसे गले मिलना पड़ेगा। चीन पे, अमेरिका पे कभी विश्वास करने की जरूरत नहीं, कभी भी नहीं, नेवर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से धूल चटाई है चाइना को, तुर्की को, पाकिस्तान को, और आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे दूर अमेरिका भी खड़ा था, तो ये सब चीजें इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही, इसीलिए इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि सीज फायर, जो सो कॉल्ड सीज फायर है, वो ट्रंप ने करवाया और ये हो गया वो हो गया। लेकिन भारत की ताकत का अंदाजा इन सबको लग चुका है। भारत की जो वेपन इंडस्ट्री है वो भी फल फूल रही है, हर जगह से वेपन डील्स आ रही हैं, हर जगह हर कंट्री जो है कतार में लगा हुआ है कि हमको भारत से हथियार लेने, क्योंकि हमने अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट करके उनको दिखा दिया ना कि हमारे हथियारों में कितना दम है। तो ये सब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है सर। लेकिन चलिए देखते हैं ब्रिक्स सम्मेलन में क्या कुछ सूरत बनकर सामने आती है और ब्राजील में भारत किस तरह की डील्स करता है। आपने सर समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बड़ी ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम। भारत माता की जय हो, जय हो हिंद की सेना, जय हो हिंद की सेना।